दोस्तों आज हम जानेंगे सैयां बेईमान भाग 3। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों देखते हैं कहानी में क्या होता है। झल्ला कर रवि चिल्लाया, आखिर वो लड़की मेरे बेटे को लेकर गई कहाँ? तभी गिरधारी जी अपने दोस्त की पार्टी से वापस आ गए थे। उन्होंने रवि का ये वाक्य सुन लिया था और आते ही उन्होंने रवि से पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं। रवि ने अब तक की सारी घटना बताते हुए चिढ़कर कहा, वही आपकी सो कॉल्ड बहू रिशु को लेकर भाग गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, आओ मेरे साथ। कहते हुए गिरधारी जी रवि को साथ लिए हुए उसके रूम की तरफ गए। रवि के रूम में बेड पर रिशु गहरी नींद में सो रहा था और उसके चेहरे पर हल्की प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। रिशु को ऐसे सोता देख गिरधारी जी का चेहरा खुशियों से भर गया। रवि को भी अंदर से अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने अपने भाव छुपाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी देख कर गया था। बेटा, शायद तुम ठीक से देख नहीं पाए होगे। वृंदा के आने के बाद से तुम्हारे मन में एक अनजानी असुरक्षा की भावना घर कर गई है। सभी लड़कियां एक सी नहीं होती कि अपने सौतेले बच्चे से नफरत करें। आओ देखें वृंदा अपने रूम में है या नहीं, गिरधारी जी ने शांत स्वर में कहा। यह आप देखिए, मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, रवि ने कहा और अपने कमरे में चला गया। गिरधारी जी ने वृंदा के कमरे में जाकर देखा तो वह बेड पर लेटी हुई अपने मोबाइल पर कुछ पढ़ते हुए मुस्कुरा रही थी। ये देख गिरधारी जी ने उसे आवाज लगाते हुए पूछा, बेटी क्या पढ़ रही हो? कुछ खास नहीं बाबा, एक मजेदार कहानी मिली, पढ़ रही हूँ, वृंदा ने बेड पर से उठते हुए कहा। हाँ मैंने पढ़ी है, सच में काफ़ी अच्छी कहानी है। अभी मैं दूसरी कहानी महुआ पढ़ रहा हूँ, वह भी अच्छी स्टोरी है। तुम भी इसे जरूर पढ़ना। जी बाबा, जब पढ़ने से मन हट जाए तो ज़रा मेरे पास आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बाबा, बोलते हुए वृंदा मन ही मन मुस्कुरा उठी। गिरधारी जी के जाने के बाद वृंदा अभी कुछ देर पहले घटी घटना याद कर मुस्कुराने लगी। जैसे ही रवि के घर आने की आहट वृंदा के कानों में पड़ी वह घबरा उठी, क्योंकि रिशु उसके पास कमरे में सो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और घबराहट से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसे पता था कि गिरधारी जी भी अभी घर पर नहीं हैं। सो मारे डर के उसके हाथ पांव कांप रहे थे। तभी कमरे में तेज हवा का झोंका आया और कमरा सुगंध से भर गया और वृंदा के सामने सारिका मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वृंदा सारिका को हक्की बक्की मुंह फाड़े देखती खड़ी थी। तभी सारिका ने कहा, जिस वार्डरोब में तुम्हारे कपड़े हैं उसे खोलो। सारिका के कहने पर वृंदा ने वार्डरोब खोला तो सारिका ने कहा, वार्डरोब के ऊपरी हिस्से पर एक वार्डरोब के रंग का ही बटन होगा, उसे दबाओ। वृंदा सारिका के बताए बटन खोज ही रही थी कि रवि की तेज आवाज के साथ उसके कदमों की आहट उसे सुनाई दी। वह बुरी तरह घबरा उठी। तभी सारिका ने कहा, बटन खोजने पर फोकस करो और जल्दी करो, रवि इधर ही आ रहा है। वृंदा ने भगवान को मन ही मन याद किया और वार्डरोब की सतह पर तेजी से हाथ फिराने लगी और अनजाने में ही सारिका का बताया बटन उससे दब गया और वार्डरोब तुरंत दो हिस्सों में बंट गया। वृंदा भौचक्की खड़ी देखती रही कि वार्डरोब का दरवाजा एक सजे सजाए सुंदर से कमरे में खुल रहा है। तभी सारिका ने कहा, जल्दी करो वृंदा, रवि तुम्हारे रूम के दरवाजे तक पहुंचने ही वाला है। इस कमरे के बारे में केवल डैडी और रवि को पता है और बाद में मुझे रवि से पता चला। तब तक रवि कमरे के दरवाजे को खोलने लगा था और इधर वृंदा रिशु को लेकर जल्दी से उस गुप्त कमरे में आ गई थी, जबकि सारिका हवा के एक झोंके के साथ गायब हो चुकी थी। सो रवि को कमरे में कोई नजर नहीं आया और वह बुरी तरह बौखला गया। वृंदा सारिका और गिरधारी जी के व्यवहार से काफी खुश थी और उसके मन में अब यह आत्मविश्वास जग रहा था कि वह अपनी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाएगी। उसे याद आया कि गिरधारी जी ने उसे बुलाया था, तो वह उठकर गिरधारी जी से मिलने गई। गिरधारी जी ने जब वृंदा से उसके और रिशु के गायब होने के बारे में सवाल किया तो वृंदा ने सारिका के आने की पूरी बात गिरधारी जी को बता दी। सुनकर गिरधारी जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मां से बढ़कर त्यागी इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। तभी रवि अपने कमरे से रिशु को लेकर वहां आ गया। रिशु लगातार रो रहा था। रवि ने रिशु को गिरधारी जी को देते हुए कहा, पापा ये पिछले 10 मिनट से लगातार रोए जा रहा है और चुप ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, देखिए ना। गिरधारी जी ने भी रिशु को चुप कराने की पूरी कोशिश की लेकिन वह चुप नहीं हुआ तो गिरधारी जी ने वृंदा से कहा, बेटी जरा तुम इसे गोद में लेकर चुप कराओ ना। गिरधारी जी की यह बात सुनकर वृंदा असहज हो गई, क्योंकि सामने खड़ा रवि उसे कड़ी नजरों से घूर रहा था।
वृंदा को चुपचाप परेशान खड़ा देखकर गिरधारी जी ने फिर कहा, डरो मत बेटी, मैं कह रहा हूं न, लो ऋषु को चुप कराओ। गिरधारी जी के दोबारा बोलने पर वृंदा आगे बढ़कर जैसे ही ऋषु को गोद में लेने लगी कि तभी गिरधारी जी के दोबारा बोलने पर वृंदा ने आगे बढ़कर जैसे ही ऋषु को गोद में लेने लगी कि तभी रवि ने कहा, डैड, मेरे बेटे को आप अपनी बहू की गोद में नहीं दे सकते। मैं अपने पोते को अपनी बहू की गोद में दे रहा हूं रवि, और अपने पोते का भला बुरा सोचने का मेरा पूरा हक है, गिरधारी जी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। सुनकर रवि चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ गया। रवि को चुपचाप बैठा देख गिरधारी जी ने वृंदा से कहा, बेटी, तुम्हारा बेटा लगातार रोए जा रहा है, अपनी गोद में लो इसे। जी बाबा, कहकर वृंदा ने जल्दी से ऋषु को गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगी। वृंदा का माँ जैसा स्पर्श और स्नेह पा ऋषु चुप हो गया और उसके कंधों पर सर रखकर सो गया। सोफे पर बैठा रवि वृंदा को आंखें फाड़े देख रहा था, क्योंकि मृदा ऋषु को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह सीने से लगाए उसे हल्की थपकियां देते हुए हॉल में चहलकदमी कर रही थी। गिरधारी जी ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा, देखा रवि, ऋषु को अपनी माँ की गोद कितनी अच्छी लग रही है, अब से इसे इसकी माँ के पास ही रहने दो। गिरधारी जी की बात सुनकर रवि झल्लाया हुआ सा सोफे से उठा और अपने कमरे में चला गया। ये सब कुछ देख दूर हॉल के बाहर खड़ी सारिका की आत्मा के चेहरे पर सुख और संतोष भरी मुस्कान थिरक उठी। वृंदा के मायके में वृंदा का सौतेला भाई विवेक अपनी मां से बार बार वृंदा को कॉल करने को कह रहा था, ताकि वह कोई ऐसी ट्रिक लगा सके जिससे उसे वृंदा के ससुराल में कुछ दिनों तक रहने का आनंद मिल सके। विवेक की जिद सुनकर बिमला ने कुछ सोचते हुए गिरधारी जी को कॉल किया। प्रणाम समधी जी। जी प्रणाम, कहिए कैसे याद किया। समधी जी, हमारे यहाँ बेटी की विदाई के बाद एक रस्म होती है, जिसमें लड़की का भाई अपनी बहन की पसंद का कुछ खाने का सामान लेकर उसके ससुराल जाता है और उसे अपने सामने खिलाकर वापस आता है। बिमला ने कहा, बड़ी अजीब रस्म है ये तो। गिरधारी जी ने हंसते हुए कहा, जी अगर आपकी इजाज़त न हो तो इसे रहने देते हैं। बिमला ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। अगर आपके यहाँ ये रस्म होती है तो जरूर करें, नहीं तो बहू को बुरा लगेगा। गिरधारी जी के ऐसा कहते ही बिमला खुश हो गई और सोचने लगी कि वह ऐसा क्या क्या भेजे विवेक के साथ जो सस्ता भी हो और विवेक को इसी बहाने रोकने का मौका भी मिल जाए। वृंदा की ससुराल में ऋषु पूरी रात वृंदा के साथ ही उसके कमरे में सोया था। इससे रवि को अंदर से अच्छा तो लगा, पर वह जाने क्यों कुछ उलझा हुआ और झल्लाया हुआ सा महसूस कर रहा था। सुबह वह जैसे ही नाश्ते के टेबल पर पहुंचा, देखा वृंदा वहां पहले से थी और टेबल पर नाश्ता का सारा सामान रख रही थी। रवि ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसने गहरे नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर चटक नारंगी रंग के चिनार के पत्ते प्रिंट किए हुए थे। उसके लंबे गीले बाल पीठ पर खुले फैले हुए थे, जिन पर कहीं कहीं पानी की बूंदें मोतियों की लिपटी हुए नीचे सरक रही थीं। ललाट पर गहरे नारंगी रंग की बिंदी लगाए मुस्कुराती वृंदा बिल्कुल ऐसी लग रही थी मानो रात भर की बारिश के बाद अगली सुबह की हल्की धूप में मुस्कुराती कोई प्यारी सी जूही की कली हो। रवि वृंदा की इस सुंदरता में खोसा गया और जहां खड़ा था वहीं से बिना पलके झपकाए उसे मुग्ध भाव से देखता रहा। तभी गिरधारी जी भी नाश्ते के लिए तैयार होकर वहां आ गए और रवि को एकटक वृंदा को देखता देख मुस्कुराकर थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बेटी नाश्ता लग गया हो तो आ जाऊं। जी बाबा, आइए ना, वृंदा ने झट से कहा। गिरधारी जी की आवाज जब रवि के कानों में पड़ी तो जल्दी से सजग हो उसने अपने भावों को अंदर दबा लिया और खड़ूस की तरह मुंह बनाए हुए डाइनिंग चेयर पर बैठ रूखी आवाज में बोला, ऋषु कहाँ है। जी वह जग गया है और आया उसे नहलाकर तैयार कर यहीं ला रही है, फिर मैं अपने हाथों से उसे खिला दूंगी। हैं डैड, जब यह नहीं आया आ ही गई है तो क्यों ना हम पुरानी वाली को हटा दें, रवि ने रूखी आवाज में कहा। रवि की यह बात सुनकर वृंदा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सर झुकाकर चुपचाप आंसू पी लिए। लेकिन गिरधारी जी रवि की इस बात से एकदम चिढ़ गए और बोले, नाश्ता करके चुपचाप ऑफिस जाओ और घर का मैटर मेरे लिए छोड़ दो। गिरधारी जी की बात का कोई जवाब दिए बिना रवि ने प्लेट में नाश्ता निकालकर खाना स्टार्ट किया और पहला कौर मुंह में डालते ही बोला, आज नाश्ता किसने बनाया है। जी मैंने, डरते हुए धीमी आवाज में वृंदा ने कहा। डैड, क्या कुक छुट्टी पर गया है। रवि ने पहले की तरह ही रूखी आवाज में पूछा। तुम्हें खाना है तो बिना किसी इंक्वायरी के खाओ, नहीं तो ऑफिस जाओ। कुक ने नाश्ता तैयार करने में बहू की हेल्प की है और मुझे ये नाश्ता रोज से अधिक टेस्टी लग रहा है, गिरधारी जी ने अपनी उंगलियां चाटते हुए कहा।
नाश्ता तो रवि को काफ़ी टेस्टी लग रहा था, इसलिए गिरधारी जी की बातों का बिना कोई जवाब दिए खाकर उठते हुए बोला, आज शाम को विश्वास आ रहा है। क्या वसुधा भी आ रही है? गिरधारी जी ने पूछा। नहीं, बुआ जी नहीं आ रही। विश्वास को कोई जरूरी काम है, इसलिए शायद महीने 2 महीने के लिए आ रहा है। अच्छा हाँ, याद आया, आज शाम को तुम्हारा साला विवेक भी आ रहा है किसी रस्म के लिए। तो जल्दी घर जाना, गिरधारी जी ने जल्दी से कहा। मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है। गिरधारी जी की बात सुनकर रवि ने चिढ़ते हुए कहा और तेजी से घर से निकल गया। सर झुकाए नाश्ता करती वृंदा की आंखों में फिर से आंसू भर आए, जिसे उसने पास रखे छाछ के साथ अंदर ही अंदर पी। तभी अचानक वृंदा को ध्यान आया कि विवेक किसी रस्म के लिए आ रहा और उसका मन खुश हो गया। वह सोचने लगी, शायद विवेक पगफेरे की रस्म के लिए आ रहा हो। अभी नाश्ता करने के बाद रूम में जाकर माँ को फ़ोन कर पूछती हूँ। इसी बहाने अपने घर जाऊंगी और कुछ दिनों तक वहीं रुक जाऊंगी, कम से कम इस खड़ूस आदमी की चुभती हुई बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। ऐसा सोच वह जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। उसे ऐसा करते देख गिरधारी जी ने कहा, बेटी आज लंच थोड़ा हल्का ही करना। तुम्हारी कुछ पसंद की खाने की चीज़ें लेकर तुम्हारा भाई आ रहा है और उन्हें वह अपने सामने ही तुम्हें खिलाएगा। गिरधारी जी की यह बात सुनकर वृंदा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ऐसी कोई रस्म उसके ससुराल में होगी, तो चुप रही। इस बात के बाद उसका अपनी मां को फ़ोन करने का उत्साह ठंडा हो गया और उसने खुद को ऋषु के साथ बिजी रखने का फैसला किया। शाम को विवेक के आने से पहले रवि का फुफेरा भाई विश्वास आ गया। गिरधारी ने उसे अपने पास बिठा अपनी बहन वसुधा का हाल चाल पूछा और फिर वृंदा को विश्वास से मिलवाने के लिए बुलाया। वृंदा को देखते ही विश्वास बुरी तरह से चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे? वृंदा को देखते ही विश्वास बुरी तरह से चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे? विश्वास का प्रश्न सुन वृंदा ने आश्चर्य से कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? अभी लास्ट वीक तो हमारी मुलाकात स्विट्जरलैंड में हुई थी। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? स्विट्जरलैंड, ये आप क्या कह रहे हैं? वृंदा ने घबरा कर कहा। वृंदा को बुरी तरह से घबराया हुआ देख विश्वास जोरों से हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, भाभी, मैं आपसे मजाक कर रहा था। आप घबराइए मत। हाँ बेटी, विश्वास काफ़ी मजाकिया और हंसोड़ इंसान है। इसके साथ बातें कर कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता, गिरधारी जी ने भी हंसते हुए कहा। विश्वास और गिरधारी जी की बातें सुन वृंदा की जान में जान आए और वह भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। सबको हंसता देख वृंदा की गोद में बैठा ऋषु भी हंस पड़ा। ऋषु की हंसी पर मुग्ध हो वृंदा उसे सहज भाव से प्यार करने लगी। ये देख विश्वास की आंखों में आंसू भर आए और वह गिरधारी जी से बोला, मामा जी आप ये हीरा कहाँ से ढूंढ कर लाए? अभी गिरधारी जी कुछ बोलते इससे पहले ही रवि आ गया था और उसने विश्वास की बात सुन ली थी और वह बोल पड़ा, किस हीरे की बात कर रहे हो विश्वास? रवि की आवाज़ सुन विश्वास ने चौंक कर पीछे देखा और रवि को देख सोफे से उठकर उससे हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला, भैया मैं भाभी की बात कर रहा था। बिना पूरा जाने ही तुमने ये निर्णय कैसे ले लिया कि यह हीरा है या रोड का पत्थर है? रवि ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। रवि की बात सुनकर विश्वास गहरे आश्चर्य में डूब गया और बोला, भैया आप भाभी के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? बेटा, रवि अभी सारिका के जाने के दुख को भुला नहीं पाया है और शायद इसलिए वह वृंदा को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा, गिरधारी जी ने उदास स्वर में कहा। समझा मामा जी, पर भाभी अपना घर छोड़कर हमारे यहाँ रहने आई हैं तो कम से कम भैया को इतना कड़वा तो नहीं बोलना चाहिए न? विश्वास ने फिर से अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कहा। ओ, तो आते ही तुम इस सो कॉल्ड भाभी के चमचा हो गए हो और पहले जिसके लाडले देवर थे उस सारिका को इतनी जल्दी भूल गए, रवि ने बुरी तरह से चिढ़कर कहा। रवि की यह बात सुनकर वृंदा अपने आंसू नहीं रोक पाए और ऋषु को गोद में लिए सोफे से उठकर वहां से जाने लगी। वृंदा को इस तरह वहां से जाते देख विश्वास लपक कर उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोला, भैया मैं सारिका भाभी को नहीं भूला हूं और न ही जीवन में कभी भूल सकता हूं, और इसलिए उनकी इस प्यारी सी निशानी ऋषु के प्रति वृंदा भाभी का बिल्कुल सारिका भाभी की तरह का बर्ताव मेरे दिल को छू गया। आप किस मिट्टी के बने हैं जो ये देख समझ नहीं पा रहे? विश्वास की बात सुनकर रवि बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला गया तो विश्वास वृंदा को सोफे पर बिठा उसके बगल में बैठ गया और वृंदा के बहते आंसू पोंछते हुए बोला, भाभी आपका ये देवर सदा आपके साथ रहेगा। आप मुझसे एक अच्छे दोस्त की तरह अपना दुख सुख सब साझा करें।
मैं अभी 1-1.5 महीना यहीं रहूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि भैया आपके साथ सामान्य हो जाएं। थैंक्स भैया, वृंदा ने रुंधे गले से कहा। भैया नहीं विश्वास, बोलिए भाभी। विश्वास ने वृंदा का हाथ अपनेपन से अपने दोनों हाथों में ले दबाते हुए कहा। तभी वृंदा का सौतेला भाई विवेक एक थैला लिए आ गया और विश्वास को वृंदा का हाथ पकड़े देख चिढ़कर बोला, दीदी, क्या जीजू जानते हैं कि तुम किसी गैर मर्द का हाथ पकड़े बैठी हो? विवेक को ऐसे बोलते देख गिरधारी जी ने जल्दी से कहा, बेटा, ये वृंदा का देवर है और आज ही हमारे यहाँ आया है। आओ बैठो। उधर विवेक की बात सुनकर विश्वास चिढ़ गया था, सो उसने गिरधारी जी से पूछा, हु इज दिस गाय? ये लड़का कौन है? दिस इज विवेक, वृंदा सटे ब्रदर। ये वृंदा का सौतेला भाई है, गिरधारी जी ने कहा। विश्वास और गिरधारी जी को इंग्लिश में बोलते सुन विवेक मुंह बाए कभी विश्वास को देख रहा था तो कभी गिरधारी जी को। पढ़ने में कभी उसका मन कभी नहीं लगता था, सो इतनी सिंपल इंग्लिश में बोला गया वाक्य भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। जबकि वृंदा ये सब देख सुनकर बैठी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में जब सबके लिए चाय और रिफ्रेशमेंट लेकर घर का नौकर आया तो गिरधारी जी ने विवेक से कहा, बेटा, तुम जो भी वृंदा बेटी के लिए लाए हो निकाल कर दो खाने के लिए। जी कहते हुए उसने अपने थैले से 2 स्टील के छोटे टिफिन निकाले और कहा, इनमें भीगे हुए चना और मूंग है, लेकिन दीदी को अंकुरे हुए चना और मूंग बहुत पसंद हैं और हमारी इस रस्म का मुहूर्त आज का ही था तो मुझे केवल भीगे हुए चना और मूंग लेकर ही आना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी किसी को किचन से बुलाकर इनमें स्प्राउट्स डेवलप करने को दे देता हूं और तुम तब तक यहीं रुक जाओ। जब चना और मूंग में स्प्राउट्स आ जाएं तो वृंदा बेटी को खिलाकर जाना। गिरधारी जी ने स्नेह से विवेक को देखते हुए कहा। जी ठीक है अंकल, खुश होते हुए विवेक ने कहा। गिरधारी जी की बात से उसे अपना प्लान सफल होता हुआ नजर आने लगा। तभी जैसे विश्वास को कुछ याद आया तो वह अपने पॉकेट से एक तय किया हुआ कागज निकालकर गिरधारी जी को देते हुए बोला, मामा जी, ये लेटर आपके लिए मॉम ने दिया है। इसमें शायद कुछ बहुत जरूरी बातें लिखी हुई हैं, आप फुर्सत से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, गिरधारी जी ने लेटर लेकर अपने शर्ट के पॉकेट में रखते हुए कहा। अगली सुबह जब सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए थे तभी गिरधारी जी ने कहा, रवि बेटा, तुम आज आफ्टरनून में ऑफिस जाना और वृंदा बेटी तुम नाश्ते के बाद अपना खानदानी हार पहनकर तैयार हो जाओ, हम सबको माँ आनंदमयी का आशीर्वाद लेने जाना है। लेकिन डैड, आप वहाँ केवल अपनी बहू के साथ भी जा सकते हैं, वहाँ मेरा क्या सीन है? और यह खानदानी हार पहनकर जाने की क्या बात है? ऐसा कुछ तब क्यों नहीं हुआ था जब सारिका यहाँ शादी करके आई थी? वृंदा के खानदानी हार पहनने की बात रवि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कैसे लगती भला? जिस चीज पर कभी सारिका का हक था, हर उस चीज का वृंदा को मिल जाने की बात रवि स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। भले ही उन दोनों का विवाह हो चुका था उनका, लेकिन वह मन से वृंदा को न तो जीवनसाथी के रूप में स्वीकार कर पा रहा था और न ही इस घर की बहू के रूप में। यह अलग बात है कि इतने कम समय में ही वृंदा इस घर की बहू और ऋषु की मां की भूमिका के रूप में कदम आगे बढ़ा चुकी थी। कहा था बेटा, मैंने तो सारिका बहू से भी कहा था लेकिन उसने पहना ही नहीं। जबकि पंडित जी ने कहा था कि मां आनंदमयी के यहाँ विशेष पूजा के समय बहू का खानदानी हार पहनना बहुत अधिक जरूरी है। काश सारिका बहू ने मेरी बात मानी होती तो आज हमारे बीच। कहते कहते गिरधारी जी भावुक हो गए, लेकिन उनकी भावुकता का रवि पर उल्टा ही असर हुआ। वह तो केवल इस समय वृंदा की इस घर में उपस्थिति को लेकर ही उलझा हुआ था। मन ही मन उसे लगता था कि वृंदा का सारिका की जगह ले लेना उसकी यादों के साथ बेईमानी होगी, जो रवि कभी नहीं होने देगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम छोड़ो ये सब और जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमें आश्रम पहुंचने में देर हो जाएगी और तुम दोनों द्वारा इस पूजा का शुभ मुहूर्त में संपन्न होना बहुत जरूरी है बेटा। गिरधारी लाल जी की बात सुनकर रवि चिढ़ गया। पापा के बहुत दबाव डालने से इस लड़की के साथ शादी हो गई बस। लेकिन अब ये सब भी उसे क्यों करना पड़ रहा है? यही सब सोचते हुए बेमन से वह भी तैयार होने लगा। बेमन से तैयार होते हुए उसने मन ही मन निश्चय किया, करने दो उन्हें अपने मन की, लेकिन मेरे मन के दरवाजे पर तो ताला लगा है, वहां ये लड़की कभी प्रवेश नहीं पाएगी। उधर वृंदा जब अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो अचानक उसे लगा कमरा एक तेज सुगंध से भर उठा है। मदहोश कर देने वाली इस सुगंध से अब अपरिचित नहीं थी वृंदा। सुंदर लग रही हो तुम, बहुत सुंदर। जी आप। वृंदा के पूरे बदन में झुरझुरी आ गई। वह समझ गई कि सारिका उसके समीप ही है। हाँ मैं। वृंदा ने नजर घुमाई तो देखा सारिका उसके बिस्तर पर बैठी उस खानदानी हार को हाथ में लिए हुए हसरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। हार बहुत खूबसूरत था, उसमें जड़े मानिकों से मानो दिव्य आभा फूट रही थी।
कभी तुम्हारी जगह मैं थी वृंदा और आज तुम हो। काश मैंने इस हार की कद्र की होती। जी हाँ वृंदा, ये कोई मामूली हार नहीं है। इस खानदान का मंत्र सिद्ध हार है ये। कुल की बहू का रक्षा कवच है। अनजाने में ही सही लेकिन मैंने इसकी कद्र नहीं की। पर तुम ये गलती मत करना वृंदा। सारिका की उदासी भरी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। उसकी बातें सुनकर वृंदा का डर अब सहानुभूति में बदल रहा था। खैर, तुम इस घर की बहू बन गई हो, बाबा की पुत्रवधू, मेरे ऋषु की माँ भी, लेकिन मेरे रवि के जीवन में आई हो तो मन से उसे कब अपनाओगी तुम? कहते हुए सारिका का स्वर लरजने लगा। जी, लेकिन वे तो, वृंदा के शब्द उसके सूखे हलक में अटक कर रह गए। कैसे बताती वह सारिका को कि रवि उससे कितनी नफरत करता है? रवि के दिल में सारिका के लिए जो मोहब्बत है वह किसी और को वहां घर बनाने दे, ये कैसे संभव होगा? वे तो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, यही कहना चाहती हो न तुम? मैं ये जानती हूँ वृंदा, तुम यही सोच रही हो न कि भला कैसी पत्नी हूँ मैं जो अपने ही पति को अपनी सौत की बाहों में सौंपना चाहती हूँ। लेकिन अब मैं रवि का अतीत हूँ और तुम उसका वर्तमान हो वृंदा। मैं चाहती हूँ तुम उसका भविष्य बन जाओ और मेरे ऋषु की तरह उसे अपना बना लो। मेरी आत्मा भटक रही है वृंदा। मुझे शांति तभी मिलेगी जब रवि और ऋषु दोनों को खुश देख लूंगी। बोलो वृंदा, तुम मेरी मुक्ति के लिए ऐसा करोगी न? सारिका रोते हुए वृंदा से कह रही थी और वृंदा भी बहुत भावुक हो चुकी थी। वृंदा ने भावुक हो सहमति में सिर हिलाया। तभी किसी के आने की आहट हुई तो सारिका हार उसे सौंपकर वहां से गायब हो गई। ये ऋषु की आया थी जो उसे जल्दी आने का बोलकर गई थी। तैयार होकर जब वृंदा माँ आनंदमयी के आश्रम जाने के लिए जाने को निकली, सभी उसे देखते रह गए। अरे वाह भाभी जान, आप तो एकदम स्वर्ग की अप्सरा लग रही हैं। देखिएगा कहीं आश्रम में किसी विश्वामित्र की तपस्या भंग न हो जाए। विश्वास ने तेज स्वर में रवि को सुनाते हुए जोर से कहा तो अनायास ही रवि की नज़रें वृंदा की ओर उठ गईं। वृंदा मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को संभाल रही थी पर नज़रें उसकी भी रवि की ओर ही लगी थीं। जो कनखियों से उसे देख रहा था, यूं उसे वृंदा से कुछ लेना देना नहीं था, पर विश्वास की चुहल जाने क्यों उसे अच्छी नहीं लग रही थी। कैसी छिछोरी हरकतें करता है ये विश्वास, रवि मन ही मन बड़बड़ा रहा था। अरे भाभी द ग्रेट, लगता है हमारे भैया पर जादू चल गया आपके हुस्न का। देखो तो बोलती बंद हो गई, बस आपको ही घूरे जा रहे हैं। आगे की कहानी अगले एपिसोड में पढ़ें। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पढ़कर कैसा लगा? अगर आगे की कहानी पढ़ना है तो मेरे चैनल पर जाकर सैयां बेईमान भाग 4 पढ़ें। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएगी मेरी कहानी आपको कैसी लगी ताकि मैं आपके लिए और कहानी लेकर आऊं।